ये है जेई मेंस का 2023 8 अप्रैल का फिजिक्स का पेपर। सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन वेरी क्विकली। पहला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस पर 400 है, तो फिर r/2 डेप्थ पर जाने पर कितना होगा। देखो, अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है, और इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेट हो गया। तो ये जो वेट है वो इतना है, और ये दिया हुआ है 400 न्यूटन। जब हम सरफेस से r/2 गहराई पर जाएंगे तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर हो जाएंगे, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बनेगा। इसमें अगर हम r की वैल्यू कर दें r/2 तो ये हमको मिल गया gm/2r²। तो बेसिकली जो अर्थ की सरफेस पर था gm/r², g की वैल्यू, उसका ये आधा हो गया। तो जब g का वैल्यू आधा हो गया तो वेट का वैल्यू भी आधा हो जाएगा, और जब आप इसका आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो इनके लीनियर मोमेंटम का रेशो क्या होगा ये बताना है। मास का रिलेशन दिया गया है। देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p। अब h/ लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का और h/ लीनियर मोमेंटम प्रोटॉन का, ये दोनों बोला है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर दो, इससे हमें मोमेंटम इक्वल मिल गए, तो रेशियो हमें मिल गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 3, दो फोर्सेस हैं A और A/2 के, इनका रिजल्टेंट बताना है अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक A है और एक A/2 है 90 डिग्री पर। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए गए हैं 40 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर और 60 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री पर, तो इनकी रेंजेस का रेशियो बताना है आपको। पहले की रेंज बनेगी u² sin 2 थीटा अपॉन g, और दूसरे की रेंज बनेगी u², ये u है, इंटू sin 2 थीटा अपॉन g। इन दोनों का आप रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी रिंग का बताना है कितना होगा। तो देखो, हाफ रिंग हो या पूरी रिंग हो या रिंग का कोई एक हिस्सा हो, अगर सेंटर से पार होने वाली एक्सिस जो कि इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाए तो वो इतना होता है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इतना है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है 98 मीटर। ये अर्थ की सरफेस है, ये एंटीना है, ये ट्रांसमिट करेगा, ग्राउंड पर कोई एंटीना इसको रिसीव करेगा। तो इसकी ये जो रेंज है ना, रेंज के लिए फॉर्मूला होता है 2r इंटू h के बराबर। r है अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, तो ये मीटर में हमने रख दिया, और एंटीना की हाइट दी गई है 98 मीटर। ठीक है, तो रेंज पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेंज, तो रेंज आपको इससे मिल जाएगा। अगर पूछा जाता कितने एरिया तक ये पहुंचेगा, ये एरिया पूछ लिया जाता, तो अगर ये d है ना तो πd² एरिया बन जाता। एनीवे, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी यूनिट पूछी गई है, इसकी डायमेंशंस पूछी गई हैं। तो आपको पता होगा लाइट की स्पीड का फार्मूला, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये होती है। अब आप सोच लो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये जो टर्म है बेसिकली ये स्पीड का स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। सो L2t-2, दिस इज द आंसर। 8th देखते हैं। एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड या किसी प्लेनेट के अराउंड चल रहा है, उसकी टोटल एनर्जी, देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही टोटल एनर्जी होता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी उसका जस्ट डबल होता है और नेगेटिव होता है। E का डबल होता है, या कह सकते हैं K का डबल है और नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं -Gmm/r, ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बनती है Gmm/2r, और टोटल एनर्जी बनती है -Gmm/2r। तो इस हिसाब से देखा जाए, टोटल एनर्जी को उसने E बोला है, जिसको हम भी E बोल रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए था, E का डबल होना चाहिए था, उसने E का आधा कर दिया, पहला स्टेटमेंट गलत है। टोटल एनर्जी को E बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी पहली बात तो डबल नहीं होगी, दूसरी बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए था। तो E का मैग्नीट्यूड अगर बोलता ना तब वो K के बराबर हो जाता। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following graph is correct for the variation of the electric field inside uniformly charged solid sphere? सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसे होता है, 4 ग्राफ दिए गए, उसमें से ये ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। एक पार्टिकल है 0.5 किलोग्राम मास का। अगला क्वेश्चन है ये। अब इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इस मैनर में चेंज हो रही है, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये वेलोसिटी है। तो आपको बताना यह है कि पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो कितना होगा, वो निकाल लो तो उससे x मिल जाएगा। देखो ये वेलोसिटी है, इसका डेरिवेटिव ले लो, ये एक्सेलरेशन आ गया, t की वैल्यू 1 कर दो, ये एक्सेलरेशन हो गया। इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, i कैप प्लस 3j कैप। मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ गया। कंपेयर कर लो, i प्लस एक्स जे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, 2 प्लेन मिरर्स के बीच में 2 सेंटीमीटर मिरर A से, ये मिरर A है, ये मिरर B है, और ये रही पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये 2 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बताना है कि मिरर A जो सेकंड इमेज बनाएगा, सेकंड इमेज जो बन रही है मिरर A के पीछे, उसकी डिस्टेंस कितनी है। देखो फर्स्ट इमेज तो ये डायरेक्ट बनाएगा और वो मिरर के पीछे 2 पर बनेगी। सेकंड इमेज ये इस तरीके से बनाएगा कि ये जो 8 सेंटीमीटर है 10-2, तो पहले ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा अपने पीछे 8 और ये 8, ठीक है। अब ये जो इमेज पहली बनी B ने जो बनाई वो A के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस I1, दिस इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर A एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस मिरर A इज हाउ मच, 8 + 10, 8 + 10, सो दिस इज 18। तो अपने पीछे 18 की डिस्टेंस पर ये सेकेंड इमेज बना देगा, 18 सेंटीमीटर अपने पीछे। अगला देखते हैं, एक बबल है 1 सेंटीमीटर क्यूब 40 मीटर की गहराई पर। जब वो सरफेस पर पहुंचेगा तो उसका वॉल्यूम बताना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना चाहिए था, एनीवे ये इतना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 10⁵, ठीक है। तो देखो ये पानी के अंदर 40 मीटर की गहराई पर एक बबल है, वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तब वॉल्यूम V2 आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर अगर हम प्रेशर P2 मान लें तो प्रेशर P2 जो है ना वो P0 के ही बराबर हो जाएगा। फिर जब 40 मीटर गहराई में उतरेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 है ये बनेगा P2 मतलब कि P0 प्लस ρgh। अब हम फार्मूला लगाएंगे P1V1 इक्वल टू P2V2, क्योंकि आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो हम ये इस बबल के अंदर जो गैस भरी है ना उसके लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। सो फॉर दिस लोकेशन द प्रेशर इज हाउ मच, P0 कितना ले सकते हैं, 101325, करीब करीब 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस ρgh, पानी का डेंसिटी होता है 1000, g का वैल्यू 10 ले लो, h का वैल्यू कितना है 40। तो ये हो गया P0 प्लस ρgh इंटू वॉल्यूम विच इज 1 cc। अच्छा P2 यहाँ पर आकर के जस्ट बिलो द सरफेस, ये बन गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 10⁵ इंटू V2 हमसे पूछा है। तो ये V2 इसको सॉल्व कर लो, ये हमें मिल गया 5 cc। 13 नंबर देखते हैं, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी। यंग्स मॉडुलस दिया गया, स्ट्रेन दी गई है। तो देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू लिख देते हैं। अच्छा स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से है तो ये बन गया हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन। वाई की वैल्यू दी गई है, स्ट्रेन की जो वैल्यू है ना परसेंट में दी गई है, आपको रिलेटिव वैल्यू यूज करना है, तो आप ये स्ट्रेन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। परसेंट उठा के सीधा नहीं रख देना, इस रिलेटिव रखना है। इससे वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आना है सो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में उसने बोला है मोमेंटम को अगर 50% बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ जाएगी। देखो P²/2m ये होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, फॉर्म रिलेशन है दोनों में। मोमेंटम को बोल रहा है हमने कितना कर दिया, 50% बढ़ा दिया, मतलब अगर पहले P था तो P का 50% इंक्रीमेंट होने के बाद ये कितना बन गया, 1.5 P बन गया। तो पहले अगर काइनेटिक एनर्जी P²/2m होगी तो बाद में K डैश काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1.5, ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m।
तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा डेल्टा के अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। डेल्टा के को हम लिख सकते हैं के डैश माइनस के अपॉन के इंटू 100। के डैश की ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना, सॉल्व करके देख लो, ये 125% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो बताना है पोटेंशियल ड्रॉप का जो C1 और C2 के अक्रॉस होगा स्टेडी स्टेट में बताना है फॉर दिस सर्किट। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2 इन द स्टेडी स्टेट। तो V1 V2 अगर हमें मिल जाए तो उनका रेशियो भी मिल जाएगा। देखो स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किट का काम करेगा, मतलब ये टूटा हुआ है ये सर्किट, यहाँ पर ये टूटा हुआ सर्किट है, तो ये सेल देखो करंट फ्लो कराने के लिए क्लोज सर्किट जो चाहिए ना वो क्लोज सर्किट यहाँ पर इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से करंट इस रास्ते से हो करके जाएगी। ठीक है, अब इस पूरे रास्ते में आप देख लो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 + 2 एंड 6 + 2 एंड 8, 16 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये जो फ्लो होने वाली करंट है ये बनेगी EMF 4 वोल्ट अपॉन 16 ओम 1/4 एम्पियर। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हमें करंट पता चल गई अब हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस आएगा। अब मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल है, मान लो जैसे बोले हम X और यहाँ पर है मान लो Y, तो V1 कितना हो जाएगा X, V1 हो जाएगा X माइनस Y। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस X माइनस Y। देखो X पोटेंशियल से हम चले और यहाँ से इस रास्ते से जाएंगे और यहाँ तक आएंगे हम। ठीक है, तो X माइनस जितना ये ड्रॉप माइनस जितना ये ड्रॉप इक्वल टू दिस पोटेंशियल। अब करंट तो इसमें इतनी फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस 2 ओम है और फिर ये 8 ओम है, तो X माइनस करंट इंटू 2 ओम माइनस करंट इंटू 8 ओम, ये पहुँच गए हम Y पर। तो इससे हमको X अपॉन Y मिल गया 2.5 वोल्ट एंड दैट इज ऑब्वियसली V1। तो V1 की वैल्यू 2.5 वोल्ट आ गई। इसी तरीके से C2 जो कनेक्टेड है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से चलेंगे और ऐसे चलते हुए यहाँ तक हम जाएंगे। तो देखो यहाँ से इस रास्ते से यहाँ तक जाना है और करंट भी इसी रास्ते से होकर के जा रही है। इस पूरे रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है 6 और 2 मतलब 8, तो उस 8 में 8 इंटू 1/4 एम्पियर 2 वोल्ट इतना पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 2 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा 2 वोल्ट। तो जिसको हमने V2 बोला था वो V2 हो गया 2 वोल्ट। तो V1 अपॉन V2 ये हमको मिल गया 2.5 अपॉन 2 मतलब 25/20 एंड दैट इज 5/4। तो दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया एक पार्टिकल चल रहा है एंगल थीटा पर, थीटा यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से चल रहा है कि ये कुछ ऐसा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ये वेलोसिटी वेक्टर। तो पाथ बताना ये तो बहुत सिंपल ABCD है जो थ्योरी में पढ़ाई जाती है। अगर इसके अलॉन्ग होता तो स्ट्रेट लाइन पर चलता, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते तो सर्किल में चलता, किसी भी एंगल पर किसी भी और एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ क्या बनता है हेलिकल पाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द हीट इज सप्लाइड टू अ गैस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इवन हीट सप्लाई करने पर भी हो सकता है कि वर्क गैस इतना ज़्यादा कर दे। ये आपने हीट तो सप्लाई कर दिया लेकिन गैस ने वर्क और ज़्यादा कर दिया, तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा ये कम पड़ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब एनर्जी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही तो टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, वर्क इज डन बाय द गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो ऑब्वियसली जब एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम बढ़ता है तभी हम बोलते हैं कि गैस जो है वो वर्क कर रही है, वर्क इज डन बाय द गैस। ये बोलते ही तभी हैं जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब वर्क डन पॉजिटिव होता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, वर्क इज डन बाय द गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक सर्किट आपको दिया गया है, ये एक A इनपुट टर्मिनल है, एक B इनपुट टर्मिनल है, Y इज द आउटपुट टर्मिनल। तो आपको बताना ये पूरा का पूरा सर्किट एंड के इक्विवेलेंट बन रहा है या ऑर के इक्विवेलेंट या नैंड या फिर नॉर के इक्विवेलेंट। तो देखो बहुत आसान है, आप ट्रुथ टेबल बना लो, A और B क्या क्या लगाने पर आपको Y क्या क्या मिलेगा।
देखो अगर हमने इसको कर दिया 1, इसको भी कर दिया 1, तो ये जो असल में इतना हिस्सा दिया गया ना, ये नैंड है, ठीक है ना, जो एंड के ऊपर हम लोग नॉट लगाते हैं, ये वो चीज़ है। तो एंड बार आप कह सकते हैं, ए एंड बी बार, ठीक है। ओके, एनीवे अब इसके दोनों टर्मिनल को क्या करा, आपस में मिला दिया गया। मतलब अगर आपने इसको 1 किया है 5 वोल्ट, तो ये भी 5 वोल्ट बनेगा, ये भी 5 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर 1 करने पर 1 और 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या मिलेगा वो आपको इस नैंड के हिसाब से सोचना है। 1 नैंड के हिसाब से सोचने के लिए पहले एंड के हिसाब से सोचेंगे, और एंड का जो रिजल्ट आएगा उस पर हम फिर नॉट लगा देंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे, 1 का 0 बना देंगे, 0 का 1 कर देंगे। तो ये जो नैंड है उसके हिसाब से सोचो कि अगर 1 है और 1 है, मतलब क्या हुआ, 1 एंड 1 दैट इज ऑब्वियसली 1, और उसका नॉट कर दो तो यहाँ पर आ गया 0। इसी तरीके से इसको हमने 1 कर रखा है, तो 1 और 1 हो गया। अब सोचो 1 एंड 1 इज 1, और उसका नॉट, ये 0 हो जाएगा। अब 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। तो अगेन दिस इज ए नैंड, तो 0 एंड 0 दैट इज 0, और उसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 1। तो देखो 1 1 करने पर हमें मिला 1। इसी तरीके से सोचो 1 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, तो यहाँ पर तो अभी भी 0 मिलेगा वैसे ही। अब ये 0 करा तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 एंड 0 इज 0, उसका उल्टा हो गया 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया और 0 यहाँ पर है। 0 है 1 है, 0 एंड 0 दैट इज 0, उसका उल्टा कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये तब हुआ जबकि हमने ऐसे किया था। इसी का बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जब आप इसको 0 करेंगे और इसको 1 करेंगे। 0 कर दो 1 कर दो, ये अभी भी 1 बनेगा। अब देखो आप अगर हम इसको 0 कर दें और इसको भी 0 कर दें, देखो 0 0, 0 एंड 0 इज 0, उसका उल्टा कर दिया तो ये 1 हो गया। 0 एंड 0 इज 0, उसका उल्टा कर दिया तो ये 1 हो गया। अब इधर से 1 आ गया और इधर से 1 आ गया। 1 एंड 1 दैट इज 1, उसका उल्टा कर दो तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो, देखो ये तो सीधा सीधा और दिख रहा है, 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1, तो ये क्या बन गया, और बन गया और। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास दिया है, रेडियस दी गई है और हाइट दिया गया है एक सिलेंडर का। मास दिया है उसका वैल्यू और एरर के साथ, रेडियस वैल्यू एंड एरर, एंड हाइट इज वैल्यू एंड एरर, सब दिया गया है। मैक्सिमम परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो इक्वल टू डी एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई आर प्लस डी एच बाई एच। ये मास की एरर है, ये रेडियस की एरर है, ये हाइट की एरर है, ये मास है, ये रेडियस है, ये हाइट है, सारी वैल्यूज दी गई हैं। ये डेंसिटी का रिलेटिव एरर है, इसको 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा डेंसिटी का परसेंट एरर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। मास ये दिया गया है, ये मास की एरर है, ये मास की वैल्यू है। तो मास की एरर 0.01 रख दो, वैल्यू उसकी 0.4 रख दो, प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई आर, ये रहा डी आर और ये रहा आर, प्लस डी एच बाई एच, ये रहा डी एच और ये रहा एच, ठीक है। और देखो ये हो गया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आना है सो आ जाएगा, ये 4% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एटम ऑफ एटॉमिक मास 242 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.4 है। देखो 8.4 एक न्यूक्लियन के लिए है, तो फिर इतने न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो पूरे न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतनी हो गई, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये टूट गया 2 एटम में जिनके एटॉमिक मासेस 121 दोनों के हैं, और ये ऐसे 2 न्यूक्लियाई हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है। तो 7.1 एक न्यूक्लियन के लिए, तो 121 न्यूक्लियन के लिए वो इतना हो जाएगा। और ऐसे 2 एटम है, 2 न्यूक्लियाई हैं, तो दोनों का मिलाकर बाइंडिंग एनर्जी इतना हो गया। अब आप इस बाइंडिंग एनर्जी और इस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस फाइंड कर लो, उसका मैग्नीट्यूड, वही क्यू वैल्यू बन जाएगा। इसमें से इसको सेपरेट कर दो, ये जो वैल्यू है ना ये इसके बराबर है, तो 242 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ये आंसर आपका आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है।
ये लो आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई गिवन है ये देखो, एन गिवन है ये देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 होता है, वो भी पता है। एरिया गिवन है, प्रॉपर यूनिट में रख देना इसको, ठीक है, ऐसे रख देना। इसको सॉल्व कर लेना तो ये वीडी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट है, इसमें एल दिया गया है, सी दिया गया है। अगर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज इतना है तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी। देखो मैक्सिमम चार्ज अगर क्यू नॉट है तो ये कैपेसिटर पे स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी होगी, और अगर मैक्सिमम करंट आई नॉट है तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी इतनी होगी। जब इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है तो इसमें जीरो होती है, और जब इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है तो इसमें जीरो होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी की दोनों की वैल्यू जो होती है ना बराबर होती है, तो इसको बराबर कर दो। बस एनर्जी का लेन देन आपस में होता रहता है, ओवरऑल एनर्जी का लॉस तो होता नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब इसमें सब कुछ आपको दिया गया, बस ये आई नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, वो आपको इससे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ओपन पाइप है, दोनों एंड मतलब ओपन है, लेंथ एल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है। अब बोल रहा है देखो लेंथ दी गई है 0.4 मीटर और वेलोसिटी दी गई है। सेकंड हार्मोनिक तब बनता है जब यहाँ पर 2 आता है, तो 2v/12 ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। 360 ये दिया गया, 0.4 ये दिया गया, 900 हर्ट्ज ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया एक ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। प्लेटफॉर्म बोल दिया गया, कंफ्यूज करने के लिए, आपको उसका कोई काम नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इतनी फ्रीक्वेंसी का वो हॉर्न बजाती है, तो पैसेंजर जो ट्रेन के ही अंदर बैठा हुआ है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। देखो ये है ट्रेन, अब यहाँ पे लगा हुआ है हॉर्न, मतलब ये है सोर्स, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है पैसेंजर यहाँ पर। तो जो वेलोसिटी इसमें है सेम वेलोसिटी इसमें है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जितनी फ्रीक्वेंसी ये एमिट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी अपरेंट इसको मिलेगा, क्योंकि एफ डैश होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू वी, वट एवर इज दैट वी, मे बी 330 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो भी वेलोसिटी है ट्रेन की, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और ये ट्रेन की वेलोसिटी मतलब सोर्स की वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए 1 आ जाएगा, तो ये एफ के ही बराबर आ जाएगा। तो जितना वो एक्चुअल में एमिट कर रहा है उतना ही उस पैसेंजर को मिलेगा। दिस इज द आंसर, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।